तो बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो है वो 60 दिन का मैराथन जो हम पढ़ रहे थे, 60 दिन का जो लेक्चर हम पढ़ रहे थे, रोज जो 60 दिन का हम पढ़ाई कर रहे थे, उसमें हम पहला और दूसरा दिन का तो पढ़ाई कर लिए। अब हमें तीसरा दिन का जो मैराथन है उसको पढ़ना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये मैराथन कर लीजिए और जो मैं एमसीक्यू का सीरीज ला रहा हूँ वो कर लीजिए। और उसके बाद आप कुछ मत कीजिएगा, बस सीधा एग्जाम में एग्जाम देने बैठ जाइएगा। रैंक नहीं आया ना जीएस में तो कहिएगा कि क्या कह रहे थे। तो चलिए बिना देर करते हुए, देर नहीं करते हैं और हम जो है वो तीसरा चैप्टर यानी तीसरा मैराथन जो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर को लेकर है वो शुरू करते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब थोड़ा दीजिएगा। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको सोलर सिस्टम में, इसमें एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और मैं देखूंगा कि कितना लड़का है जो एकदम डेडिकेटली स्टडी कर रहा है, यानी बढ़िया डेडिकली स्टडी कर रहे हैं, यानी वो बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे हैं। देख रहे हैं डेडिकेटली कौन स्टडी कर रहा है, बढ़िया से कौन पढ़ रहा है। जो चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जो आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, वही उसी में से पूछूंगा, सोलर सिस्टम का ही है। बताइए हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम क्या है और वो किस प्लेनेट पर यानी किस ग्रह पर मौजूद है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कौन पढ़ रहा है बढ़िया से, क्योंकि भाई जो डेडिकेटली स्टडी कर रहा है का बढ़िया से करेगा, रैंक उसी का आएगा, नौकरी वही लेगा। क्योंकि देखिए आप जीएस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप 25 क्वेश्चन जो है वो 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो बाकी का जो 20 मिनट है वो, या फिर जो बाकी का आपका 15 मिनट है वो आपका बच जाएगा, जिसको आप मैथ्स में लगा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीएस में सब कुछ पढ़ रहिए ताकि आपको सोचने का कोई समय नहीं मिले। जो 25 मिनट का क्वेश्चन है हम 5 मिनट में बनाकर दिखाएंगे, और जल्दी और जल्दी हम करेंगे तो हम 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन मार देंगे, खड़ाक देना खत्म। तो चलिए अब हम तीसरा मैराथन शुरू किया जाए। हाँ, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन और रिवॉल्यूशन से। पता नहीं कहाँ से शुरू करें, हमको पता ही नहीं चल रहा है। चलिए स्टार्ट किया जाए। एक बहुत ही इमेजिनरी बात, एक बहुत ही फैंटेस्टिक बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को। वो क्या बातें हैं? वो बातें ये है कि दुनिया में 100 लोग अगर रहते हैं तो 99 लोगों का ये मानना है कि हमारा जो धरती है वो गोला है। वो धरती क्या है? गोला है। और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो आज मानते होंगे कि धरती हमारा गोला नहीं, धरती हमारा चाकर है, फ्लैट है। तो ये तो जो जानते हैं वो तो मूर्ख है, बेवकूफ है, वो पागल है, कुछ भी कह सकते हैं आप। और ये जो मानते हैं वो भी आज के बाद भ्रम अपना निकाल दें। हमारा धरती गोला, हमारा धरती का जो शेप है वो सर्कल नहीं है, गोल नहीं है, यानी धरती जो है वो हमारा सर्कुलर शेप का नहीं है, गोलाकार नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहते होंगे कि तब हमारा धरती स्फेरिकल है। तो ये भी आप भ्रम में से निकाल लीजिए कि आपका धरती स्फेरिकल है। ये भी जो मानते हैं वो गलत है। हमारा धरती जो है वो स्फेरिकल शेप का भी नहीं है। तब आप कहेंगे कि सर तो ग्लोब कहाँ है? हम लोग का जो ग्लोब हम पढ़ते हैं उसको कहाँ है सर? गोला बनाता है। तो वो ग्लोब को हम गोला इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पढ़ने में दिक्कत मत होके। अच्छा ये बताइए, पढ़ने में हमें कोई दिक्कत मत होके। अच्छा ये बताइए, आप इमेजिन कीजिए कभी, आप इमेजिन कीजिए क्या, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसा रुमाल है,
इमेजिन कर लीजिए अब आपके पास एक ऐसे चाकर रुमाल है। अब बताइए आपके पास एक ऐसा इमेजिन कीजिए रुमाल है। अगर मैं इसमें एक पेंसिल लेता हूँ, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक पेंसिल लेता हूँ और पेंसिल यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर मान के चलिए। और पेंसिल यहाँ पर लगाने के बाद इस तरफ मैं इसको बाहर की तरफ कर देता हूँ। इमेजिन कीजिए पेंसिल को मैं लगाकर यहाँ पर बाहर की तरफ कर देता हूँ। तो ये रुमाल जो है वो ऐसा कुछ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ऐसा शार्प शेप का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? उसी तरीके से मानिए आपका जो धरती है, धरती पर कहीं आपके पास पहाड़ देखने को मिलेगा, कभी आपको पास कभी आपके पास गहराई भी देखने को मिलेगा। तो बताइए कहीं पहाड़ है, कहीं 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 गहराई देखने को मिल रहा है, तो कहीं समतल एरिया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इमेजिन करवाऊँ या फिर यहाँ से मैं कंक्लूजन करवाऊँ तो आपका पृथ्वी एकदम गोला आकार का कैसे हो सकता है? एकदम एक कोई भी शेप का हो, मान के चलते हैं कोई भी शेप का अगर पृथ्वी है, तो वो परफेक्ट उस शेप का कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं पृथ्वी पर माउंटेन है, तो कहीं पर वैली है। तो माउंटेन तो ऊँचा-ऊँचा होता है और वैली तो खाई है। तो कहीं पर धरती तो अगर मैं इमेजिन करवाऊँ तो कभी कहीं पर तो धरती नीचे की ओर दबी होगी, कहीं धरती ऊपर की ओर उठी होगी। जैसे अगर ये धरती है मेरा, तो धरती ऐसे नहीं, हमारी धरती तो मान के चलिए कुछ ऐसे होगी। कहीं वैली है तो कहीं माउंटेन है, तो ऐसी होगी हमारी धरती। कभी भी इसका ऐसा शेप कैसे हो सकता है? क्या हर जगह माउंटेन ही है या फिर हर जगह वैली ही है? हर जगह अगर सेम चीज़ रहता तब ना हमारा धरती एक रेगुलर शेप में या फिर बोल सकते हैं एक फिक्स शेप में होता। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। इसका मतलब धरती का जो शेप है वो कोई भी शेप हो वो रेगुलर शेप नहीं है, वो इर्रेगुलर शेप की है। तो इरेगुलर शेप की है। तो आखिर में बात करूं तो बताइए धरती का आखिर शेप क्या है तब? तो धरती का जो शेप है वो याद रखिएगा जियोइड है। तो ये क्वेश्चन पूछा है आपके एसएससी के एग्जाम में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में, यानी एसएससी के एग्जाम में पूछा है। या फिर मैं बात करूं एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है एसएससी का जिसमें ये सवाल नहीं आया। और आप पीवाईक्यू उठाकर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लगाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का रहेगा कि बताइए अर्थ का शेप क्या है। यही बात नहीं है, यही बात केवल नहीं है, आपका ये भी बात है कि आप पीवाईक्यू मत उठाइए, पीवाईक्यू मत उठाइए। तो आप जरूर ये देखिए, पीवाईक्यू अगर नहीं भी उठाएंगे तो आप ये जरूर देखिएगा कि ये क्वेश्चन आप भी खुद इमेजिन करते होंगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। पीवाईक्यू में तो ये क्वेश्चन आई भी किया है, लेकिन आप इमेजिन भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भाई देखो, नौकरी में जब सवाल पूछा जाता है तो ये कुछ धारणाएं लेकर एग्जाम में सवाल एग्जामिनर पूछता है, क्या कि ज्यादा से ज्यादा उस लोग उस सवाल का जवाब ना दे। और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या जानते हैं कि अर्थ का शेप हमारा स्फेरिकल है या फिर सर्कल है। इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस रहते हैं। तो याद रखिएगा जो अर्थ का शेप है वो हमारा जियोइड होता है। किस प्रकार का अर्थ का शेप है? जियोइड। अब जियोइड कैसा शेप होता है इसके बारे में मैं इसमें फिगर बनाकर दिखाऊंगा, जियोइड कैसा शेप होता है। जियोइड को हम स्फेरिकल ऑबलेट भी कहते हैं। स्फेरॉइड क्या कहते हैं? तो जियोइड को जो है हम क्या कहते हैं? तो जियोइड आकार बोलो या फिर स्फेरॉइड, ऑबलेट स्फेरॉइड।
कई बार ये भी पूछता है कि शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप बताइए क्या है। और कई बार क्वेश्चन में जियोइड नहीं देता है, ओब्लिट स्फेरॉइड दे देता है, तो इन दोनों का आकार सेम होता है। तो अगर कोई पूछे आपका कि बताइए अर्थ का शेप यानी धरती का हमारा आकार कैसा है, तो आप बताइएगा जियोइड है और ऑब्लिट स्फेरॉइड इसका आकार है, शेप है। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि जियोइड आकार क्या है। तो ये जो है ये जो है तो बढ़िया बनना चाहिए। हाँ, इसको मान सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया बनाता हूँ। बन गया। हाँ, तो ये जो है ये जो शेप दिख रहा है आकार, इसको जियोइड आकार बोलते हैं और धरती ऐसा ही है। अब आप कहेंगे कि धरती देखिए यहाँ पर ये इधर से इस साइड से फूली हुई है और इस साइड से क्या हुई है, पुचकी हुई है। देखिए इस साइड से पुचकी हुई है और इस साइड से फूली हुई है ना। और ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए, ऐसा क्यों है। तो देखिए धरती आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, यानी चारों ओर घूमती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ आप जानते हैं धरती अपने एक्सिस पर भी घूमती है। यानी मान के चलिए ये अगर एक्सिस है तो इस एक्सिस के भी अराउंड घूमती है। अगर मैं इमेजिन, तो आप आई होप कि करते होंगे, चाहे आप इमेजिन करने के लिए आप क्या कीजिए, एक इमेजिन करने के लिए आप मान के चलिए आप क्या कर सकते हैं, तो इमेजिन करने के लिए आप एक गिट्टी ले सकते हैं। इमेजिन करवाता हूँ, एक गिट्टी लीजिए और उस गिट्टी को क्या कीजिए, रस्सी से बांध दीजिए और रस्सी से बांधने के बाद उस गिट्टी को घुमाइए। आपने बहुत सुना होगा गिट्टी, जब आप गिट्टी रस्सी से गिट्टी को घुमाते हैं, तो जब आप गिट्टी से घुमाते हैं तो आपने देखा होगा एक बाइक मान लीजिए वो रस्सी खुल जाए, अगर एक बाइक मान लीजिए वो रस्सी खुल जाए, तो अगर वो रस्सी एक बाइक अगर खुल जाए तो गिट्टी बाहर की तरफ फेंकाती है, न कि अंदर की तरफ फेंकाती है। तो बाहर की तरफ क्यों गई रस्सी, जब मैं फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा हूं तो वो गिट्टी बाहर की तरफ गई क्यों। तो याद रखिएगा कोई भी प्लैनेट जब अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, जो हम लगा रहे होते हैं गिट्टी में, लेकिन उस पर एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास, इमेजिन कीजिए एक रबर है, एक रबर को एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, तो वो स्ट्रेच यानी फैलेगा कि नहीं फैलेगा, फैलेगा। और जब फैलेगा तो आप देखेंगे क्या, तो जब ये फैलेगा तो आप देखेंगे कि ये जो रबड़ है ये कुछ ऐसा ही आकार का हो गया, मतलब ये इधर से फूला हुआ और इधर से फ्लैट पुचका हुआ हो गया। तो यही कंडीशन पृथ्वी में भी होता है और यही कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर इसको खींच रहा है और इधर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहा है। तो जब इसको दोनों ओर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचेगा तो ये इक्वेटर से फूला हुआ और पोल से पुचका हुआ लगेगा कि नहीं। और यही कारण है कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, कुछ ऐसा शेप का अर्थ है। समझ में आया अर्थ का शेप ऐसा क्यों है। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज और बता रहा हूँ। ये मान के चलिए अर्थ का सेंटर हुआ, ये क्या है, अर्थ का सेंटर। तो बताइए ये जो अर्थ का सेंटर हुआ, यहां से इसके
यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं, और इसको भी हम रेडियस कहेंगे। अब बताइए ये वाला रेडियस ज्यादा है या ये वाला? एक इमेजिन करवाता हूँ, समझिए। ये वाला रेडियस बताइए, क्रॉस वाला रेडियस ज्यादा है या फिर राइट वाला जो है वो रेडियस ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि सर ये क्रॉस वाला जो रेडियस है वो ज्यादा है, और यही कारण है, याद रखिएगा, कि अर्थ का जो इक्वेटोरियल रेडियस है। अब आप कहेंगे कि सर ये इक्वेटोरियल क्या है, तो अब ये समझिए, इक्वेटोरियल को भी समझा दे रहा हूं अभी, ये थोड़ा मोड़ा, वाकई बाद में तो पूरा समझेंगे। तो ये जो रेडियस है, अभी तो ये समझ में आया कि ये जो रेडियस है वो इससे ज्यादा है, तो इस रेडियस को इक्वेटोरियल रेडियस कहते हैं, और इस रेडियस को पोलर रेडियस कहते हैं। अब इसको इक्वेटोरियल और इसको पोलर क्यों कहते हैं उसको बाद में समझाऊंगा, बस इतना समझिए कि इसलिए इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब रेडियस का दोगुना क्या होता है, डायमीटर। तो हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर भी पोलर डायमीटर से ज्यादा होगा। तो यहां से आपका 3 क्वेश्चन कंफर्म होता है। पहला क्वेश्चन कि अर्थ का शेप कैसा है, तब कहेंगे जियोइड। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि इक्वेटोरियल रेडियस और पोलर रेडियस में ज्यादा कौन है, तो इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर में कौन सा डायमीटर बड़ा है, तो इक्वेटोरियल डायमीटर। अच्छा, आपने एक एक चीज और पढ़ी होगी आपने, मैं समझा रहा हूँ। एक चीज और समझा रहा हूँ आपको। आपने ये साइंस में पढ़ा होगा, जो स्पीड होता है वो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी डिस्टेंस कितना दूरी तक तय किया कितना समय में, उसी को स्पीड यानी चाल कहते हैं। मतलब तुम कितना स्पीड से घूम रहा है वो कौन बताएगा, तो भाई जितना तुम ज्यादा दूरी तय कर लोगे जितना समय में, तुम्हारा स्पीड उतना ज्यादा होगा। तो बताइए, अगर अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है, तो इक्वेटर पर उसको ज्यादा घूमना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर इक्वेटर पर इसका दूरी ज्यादा है तो इक्वेटर पर ज्यादा घूमना पड़ेगा, और पोलर पर दूरी कम है तो यहाँ पर कम घूमना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी को ओवरऑल 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेना है, एक दिन पूरा कंप्लीट कर देना है, तो सेम समय पर इसको भी कवर करना है, इसको भी कवर करना है, लेकिन ये ज्यादा है और दोनों ये कम है, लेकिन सेम समय पर इसको भी और इसको दोनों को कंप्लीट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अर्थ को यहाँ का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इक्वेटोरियल स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो इक्वेटोरियल स्पीड होता है, जो इक्वेटोरियल स्पीड होता है वो याद रखिएगा हमेशा, अर्थ का जो धरती का इक्वेटोरियल स्पीड होता है वो हमेशा पोलर स्पीड से ज्यादा होता है। कंसेप्ट पढ़ाओ, कंसेप्ट, थोड़ा समय लगे तो क्या, लेकिन इतना मस्त से पढ़ाओ कि कुछ भी मत रह जाए। इतना पढ़ाया हूँ तो एक क्वेश्चन तो मैं पूछ ही सकता हूँ, और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और देखता हूँ कि अभी कौन बढ़िया से सुन रहा था। मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, तो ये अर्थ, ये
यहाँ से फूली हुई क्यों है? ये बताइए। अर्थ जो है वो यहाँ से फूली हुई क्यों है? इसका कारण बताइए। कारण कमेंट में जाना चाहिए और जिसका पहला कमेंट रहेगा उसको मैं लाइक करूँगा। ठीक? ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, समझिएगा मेरा बात। रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसको बढ़िया से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कहीं-कहीं इसका इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं सोचा कि इसका क्या होता है इसको अभी बता रहा हूँ और इसका एप्लीकेशन बाद में बता दूँगा जब पढ़ाऊँगा। तो रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसको बढ़िया से समझिएगा मेरा ध्यान से। आपका दिमाग में फिट करवा दूँगा। रोटेशन को पहले समझिए, रोटेशन होता क्या है, इसको पहले समझिए। रोता है स्टेशन, रोटेशन। समझिए। मान लीजिए ये कोई एक्सिस है अर्थ की। आप इमेजिन करने के लिए मैं क्या करवाऊँ आपको, आप एक स्टिक लीजिए अपने हाथ में और आप एक स्टिक लेने के बाद क्या कीजिए, या फिर आप देखे होंगे कि आप कभी भी कलम लिए होंगे, आप पेन लिए होंगे जब, तो पेन में आप एक जो कड़ा आता है, जो बला आता है, कड़ा जिसको हम कहते हैं जो हाथ में पहनते हैं, उस कड़े को क्या करते होंगे आप पेन में, उस कड़े को आप क्या करते होंगे पेन में डालते होंगे और पेन को हिलाते होंगे, जिसका से कड़ा भी हिलता है, गोल गोल घूमता है। वो पेन के ही एक्सिस से गोल गोल घूमता है। तो उसी तरीके से जो पृथ्वी है वो इस एक्सिस के चारों तरफ घूमेगी। तो पृथ्वी का अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना, मतलब पृथ्वी के अपने एक्सिस में ही घूमना रोटेशन कहलाता है। घूर्णन इसको हिंदी में कहते हैं। अब समझिए, समझिए, रोटेशन की वजह से यानी पृथ्वी का घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं। अब कैसे होते हैं इसको भी समझ लीजिए। पूरा किलोमीटर नहीं पड़ती। समझिए, मान लीजिए ये नॉर्दर्न पार्ट है वर्ल्ड का और ये साउदर्न पार्ट है वर्ल्ड का। रोटेशन क्या होता है, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना। रोटेशन क्या होता है, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना और अर्थ का रोटेशन कहलाता है। अब समझिए, जब ये प्लेनेट हमारा अर्थ ऐसा रहेगा, ऐसे रहेगा, तो सूर्य का रोशनी यहाँ पर पड़ेगा, सूर्य का क्या होगा, रोशनी यहाँ पर पड़ेगा। तो अभी दिन कहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, दिन होगा। लेकिन मान के चलिए जब ये रोटेट कर लेगा, इमेजिन कीजिए ये जब रोटेट कर लेगा और ये ऊपर की तरफ, तो अब कुछ देर बाद ये जो साउदर्न ये जो साउदर्न है, साउदर्न एरिया ये इधर आ जाएगा, ये नॉर्दर्न इधर आ जाएगा। तो अब दिन यहाँ पर होगा और रात यहाँ पर होगा। रात कहाँ पर होगा, तो रात हमारा यहाँ पर होगा। तो देखिए रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है कि नहीं, तो याद रखिएगा। और पृथ्वी का एक दिन, और सिंपल भाषा में रोटेशन बताऊं तो जो एक दिन होता है ना, वो रोटेशन की वजह से ही होता है। और पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर जो चारों तरफ होता है वो कितने दिन में अपने एक्सिस पर घूम लेती है, तो याद रखना पृथ्वी 24 घंटे में एक एक्सिस को पूरा कर लेती है। हालांकि 24 घंटे में नहीं करती है, 23 घंटा 56 मिनट में करती है।
23 घंटा 56 मिनट में करती है। इसलिए हम कहते हैं 23 घंटे 56 मिनट में ये अपना रोटेशन करती है कंप्लीट। एक्यूरेट बोले तो ये अप्रोक्सीमेट है। याद रखिएगा, कई लोगों को ये लगता है कि ये हमारा अगर ओरिजिनल एक्सिस है तो पृथ्वी जो है वो एकदम ऐसी होगी। नहीं, ये गलत जवाब है। पृथ्वी अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी ऐसे है। बोले तो पृथ्वी हमारी कैसे है, तो पृथ्वी हमारी ऐसी है। 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है। तो यदि यहां से 23.5 डिग्री अगर झुका हुआ है इस रीजन से, तो यहां से कितना डिग्री ऊपर होगा, ऊपर है। यहां से कितना ऊपर है, तो 90 में से 23.5 को घटा दो। मैथ में आपने ट्रिक समझा होगा कि ये क्या है, ये 23 से ज्यादा है, इसलिए हम 90 में से 23 को नहीं, 90 में से 24 को घटाएंगे। 24 36, 60 90 66 होगा। 2 में से 1 घटाओगे 1 होगा। 66.5 डिग्री यहाँ से ऊपर होगा। अब स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड क्या होता है उसको शुरू करते हैं। तो ये मान के चलिए ये मेरा अर्थ है। आप तो बहुत चीज का कल्पना करते होंगे जिसका मैं सोच भी नहीं कर सकता हूँ, जिसको उसका भी आप कल्पना करते होंगे। आप ये भी कल्पना करते होंगे कि ख्वाबों का दुनिया में, तो वो कल्पना यहाँ पर अब लाने की जरूरत है आपको। वो क्या है, ये अगर मेरा पृथ्वी है तो ये पृथ्वी का उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो अर्थ अर्थ पे जो एक इमेजिनरी यानी कल्पना है, ऐसी कोई रेखा खींची नहीं है, बस ग्लोब पर खींची है। तो ग्लोब पर जो रेखा लेटी लेटी होगी, यानी लेटी 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 लेटी, ये जो रेखा है लेटी लेटी, ये जो लेटी लेटी रेखा है, ये जो लेटी लेटी रेखा है, यानी जो ये हॉरिजॉन्टल रेखा है लेटी लेटी रेखा, इसको लेटीट्यूड कहते हैं। लेटी लेटी लेटीट्यूड, लेटी लेटी लेटीट्यूड, लेटीट्यूड इसको कहते हैं। हिंदी में बोले तो अक्षांशीय रेखा कहते हैं इसको, अक्षांश। और याद रखिएगा ये वेस्ट से ईस्ट चलती है, वेस्ट से ईस्ट चलती है। याद क्या करना है, आपने समझ गया, लेटा हुआ तो वेस्ट से ईस्ट चलेगी। और मान के चलिए ये मेरा अर्थ है, तो अर्थ पर ये जो लैटिट्यूड है, ये जो अर्थ का लैटिट्यूड है, जहां से लैटिट्यूड, ये अर्थ का मान लीजिए ये एक लैटिट्यूड है। अब ये क्या कर रहा है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, 2 बराबर हिस्सों में काट रहा है। तो अर्थ को जो 2 बराबर हिस्सों में काटता है उसको इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी को 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या कहलाता है, इक्वेटर होता है जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये अगर 0 डिग्री होगा तो इसके बाद 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा, उसके बाद 2 डिग्री लैटिट्यूड होगा, 3 4 5 6, 0 1 2 3 4, 0 हुआ, फिर 1 आएगा, फिर 2 लैटिट्यूड, फिर 3 डिग्री लैटिट्यूड आएगा। अब समझिए 0 और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बाद जो दूरी है, या फिर 1 या 2
डिग्री लैटिट्यूड के बीच जो दूरी है ये हमेशा सेम रहता है और प्रत्येक लैटिट्यूड के बीच जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितना? 111। अच्छा, ये लैटिट्यूड ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा? तो ये 1 2 ये 90 तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा ना। और ये इसी तरीके से ये 90 डिग्री नीचे तक जाएगा, क्योंकि ये 90 ऊपर है 90 नीचे है। तो 90 ऊपर जाएगा 90 नीचे जाएगा, तो 90 दूनी 180 और ये इक्वेटर है 181। यानी टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं? 181 होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे कि टोटल लैटिट्यूडनल सर्कल कितने होते हैं, तो वो समझिए लैटिट्यूडनल सर्कल क्या होते हैं। ये हमारा अर्थ एक 3D फिगर है। अगर इमेजिन करें तो ये अगर मेरा लैटिट्यूड अगर एक है, तो ये लैटिट्यूड हमारा ऐसे ही नहीं होगा, ये पीछे भी जाता होगा और एक सर्कल बनाता होगा। आपने देख, आप इमेजिन कीजिए। तो ये लैटिट्यूडनल सर्कल कहलाता है। तो लैटिट्यूडनल सर्कल भी क्या 181 होता है? नहीं। ये जब यहाँ पर 90 डिग्री पोल पर आऊंगा तो यहाँ पर तो कोई सर्कल नहीं बनेगा, यहाँ पर भी कोई सर्कल नहीं बनेगा, तो 181 में से 2 घटा दीजिए। इतने लैटिट्यूडनल सर्कल होते हैं 179, 129। जीरो डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं बढ़िया से। ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके एक ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में और एक इसके ऊपर एक नीचे 23.5 डिग्री साउथ में एक लैटिट्यूड होता है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में लैटिट्यूड होता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ साउथ में लैटिट्यूड होता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके ऊपर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर और इसके नीचे 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलता है। इनकी खास बात यह है कि यहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। की खास बात यह है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट लैटिट्यूड के। तो देखिए, अगर मेरा अर्थ है तो ये हो गया एक लैटिट्यूड, फिर ये हो गया एक लैटिट्यूड, फिर ये हो गया एक, फिर ये हो गया। तो ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, यानी इक्वेटर से हम ऊपर जा रहे हैं, इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं। तो बताइए लैटिट्यूड का जो लेंथ है वो घट रहा है कि नहीं? और पोल पर आते आते लैटिट्यूड का लेंथ 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पोल पर होते हैं और सबसे मैक्सिमम जो लैटिट्यूड है वो हमारा इक्वेटर पर होता है। लार्जेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर और स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड पोल पर होते हैं। अब ये जो इक्वेटर है, जो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को साउदर्न, यानी इसको दक्षिणी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि ये आधा भाग में बांट रहा है ना धरती को, इसलिए इसको गोलार्ध हेमिस्फीयर कहता है। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड के बारे में। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बट बेहतर पढ़ाऊंगा। अब बात की जाए लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये आपने ग्लोब देखा होगा, लेटी लेटी लाइन लैटिट्यूड होती है, लेकिन खड़ी खड़ी लाइन जो नॉर्थ से साउथ चलती है, ये ग्लोब में ये वाली रेखा जो आपने देखा है इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड के बीच का दूरी समान नहीं रहता है। अब क्यों समान नहीं रहता है इसके बारे में थोड़ा बढ़िया इसको समझा बढ़िया बनाता हूँ। कुछ लॉन्गिट्यूड ऐसे हो, कुछ लॉन्गिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो दूरी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड के बीच का दूरी 0 हो रहा है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी दूरी कम होते रहेगा।
तो जो वर्टिकल लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं और ये नॉर्थ से साउथ चलता है। लॉन्गिट्यूड के बीच जो दूरी होता है वो पोल पर 0 होता है, इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है। और लॉन्गिट्यूड में जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और ये ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरता है। और चूंकि ये ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरता है इसलिए उसको प्राइम मेरिडियन माना जाता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं उसको इमेजिन करवाता हूँ। तो मान के चलिए ये हुआ, ये हुआ। अगर मैं इसको आधार मानूं तो समझिए ये हमारा 180 होगा और ये हमारा 180 होगा। तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितना होगा 360। अब बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और प्राइम मेरिडियन जो है वो 8 देशों से होकर गुजरता है। और वो कौन कौन से देश है उसको याद करने का ट्रिक, उफ क्या उफ, शाम है धुआं धुआं, उफ उफ, शाम है धुआं धुआं। अगर ये गाना कहाँ बज रहा है? रोड पे। कौन से रोड पे? जीटी रोड में। जीटी रोड में ये बज रहा है और इसे बड़ा लोग फंस रहे हैं, यानी इससे ज्यादा बड़ा लोग क्या कर रहे हैं? फंस रहे हैं। उफ, शाम है धुआं धुआं। ये कहाँ बज रहा है? तो अगर रोड पे बज रहा है, बड़ा ज्यादा गाना जीटी रोड पे और इससे बहुत आदमी फंस रहा है। तो इस देश से होकर ये ट्रिक है, ये प्राइम मेरिडियन गुजरता है। यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, एफ फॉर फ्रांस, एस फॉर स्पेन, ए फॉर अल्जेरिया, एम फॉर माली, फिर जी फॉर घाना, टी फॉर टोगो और बी एफ फॉर बुर्किना फसा। फसा है बहुत लोग, बुर्किना फसा। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। अभी मैंने बताया ऊपरी वाले हिस्से को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो हमारा इंडिया ऊपर है और ऊपर में भी कहाँ है? तो ईस्ट में है। ईस्ट में कहते हैं अर्थ हमारा, सॉरी इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। अब समझिए अर्थ हमारा बताइए 24 घंटा में कितना डिग्री घूमता है? तो आप कहेंगे कि 360 डिग्री घूमता है सर। अब मैं इधर भी 24 से भाग कर रहा हूँ तो इधर भी 24 से भाग करूंगा ना, तो ये 24 से कम 24, तो हम क्या है बताओ? अर्थ 1 घंटा में कितना रोटेशन कर रहा है? तो 24 से कम 24, 10 चौथी 2 छठे 1 2 0, 24 पाँचे 120, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो हमारा 60 मिनट में 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, कह सकते हैं ना। तो अब अगर मैं कहूँ कि बताओ 1 डिग्री कितना मिनट में रोटेट कर रहा है, तो इसे भी 15 और इसे भी 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री ये 15 चौके 60, हम कहेंगे ना कि 4 मिनट में ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो समझिए 1 डिग्री ये 4 मिनट के बराबर होता है। तो मान के चलिए अगर ये हमारा प्राइम मेरिडियन है तो इसे आप आगे जाएंगे तो टाइम जुड़ेगा, ऐड होगा, और इसे अगर आप पीछे जाते हैं तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज यानी घटेगा। अब इंडिया को जो मानक समय है यानी इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, यानी प्राइम मेरिडियन से वो कितना आगे है? 82.5 डिग्री आगे है। अब बताइए 1 डिग्री आगे होने का मतलब क्या है? कि हम 4 मिनट आगे हैं। लेकिन अर्थ क्या है? प्राइम मेरिडियन, हमारा इंडिया क्या है? प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री आगे है। अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, 82.5 डिग्री का मतलब क्या होता है? तो आपने मैथ में पढ़ा होगा 82.5 डिग्री को हम 42 प्लस आधा भी लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िए, 80 दूनी 160 दूनी
4, 164, 165/2 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री आगे होने का मतलब कि हम 4 मिनट आगे हैं। तो 165/2 डिग्री आगे होने का मतलब कि हम 165/2 गुणे 4 मिनट आगे हैं। 2 दूनी के 4, इतने मिनट हम आगे हैं। कितने? 2 पाँचे 10 के 16 लगल 1, 2 छक्का 12 1 तरह के 3 हाथ में लगल, तीन हाथ में लगल 1, 2 एकम 2 1 3, यानी 330 मिनट आगे हैं। 330 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 5 घंटा मतलब 300 मिनट और आधा मिनट, सॉरी आधा घंटा, तो 5.5 घंटा हम आगे हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है वो हमारे प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे चलता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। ये एक जिगजैग लाइन है, ये याद रखिएगा, और यही डिसाइड करता है डेट। डेट को जो डिसाइड करता है कि आज कितना तारीख रहेगा, वो इंटरनेशनल डेडलाइन रहेगा। ये जिगजैग लाइन क्यों है? तो ये जिगजैग लाइन इसको इसलिए रखा गया है ताकि ताकि हर जगह का डेट सेम रहे, तारीख सेम रहे। अब बात करते हैं ग्रेट सर्कल के बारे में। तो देखिए, वो जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बाँटते हैं, उनको ग्रेट सर्कल कहते हैं। जैसे इक्वेटर हमारी धरती को 2 बराबर भागों में बाँटता है, इसलिए इक्वेटर क्या हो गया? ग्रेट सर्कल हो गया। और हर लॉन्गिट्यूड अर्थ को बराबर हिस्सों में बाँटता है, इसलिए हर लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये आपके पास एक सेव है। आप इधर से काटेंगे सेव को तो भी बराबर हिस्सों में कटेगा, इधर से काटेंगे तो भी बराबर हिस्सों में कटेगा। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो धरती को बराबर हिस्सों में बाँटता है, हर लॉन्गिट्यूड, इसलिए हर लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल होता है। लेकिन एकमात्र ऐसा लैटिट्यूड जो ग्रेट सर्कल है वो इक्वेटर है। ग्रेट सर्कल का यूज ये सबसे छोटा दूरी होता है 2 पॉइंट के बीच का। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। तो मान लीजिए ये मेरा सन है, सूर्य भगवान है, और इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में, कुछ ऐसा चपटी ऑर्बिट में, और क्या है? सूर्य भगवान के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये जो चक्कर लगाना है इसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और याद रखना, ये जो पृथ्वी है वो सूर्य भगवान के एक चक्कर को पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे 4 मिनट का समय लेते हैं, यानी इतने दिन में ये पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं। और इसी रिवॉल्यूशन के कारण सीजन होता है, यानी सीजन यानी ऋतुएं चेंज होती हैं। अब ऋतु चेंज होती है, अब कैसे होती है इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। थोड़ा समय लिया जाएगा यहाँ पर। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो जब यहाँ पर ये रहेगा, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो यहाँ पर जब हमारा पृथ्वी रहेगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही केवल सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सॉरी, किस पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, केवल प्रकाश पड़ता है, रोशनी केवल सूर्य भगवान के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही पड़ता है। इसलिए इसको इसलिए इस दौरान इसीलिए इस दौरान गर्मी यहीं पर होता है। 21 जून समर सोलिस्टिस इसी को कहते हैं। यहाँ पर आएगा तो इक्वेटर पर पड़ने लगेगा, इसलिए इक्विनॉक्स इसको कहते हैं, जो 23 सितंबर को होता है। फिर जब ये यहाँ पर जब इस तरफ आएंगी धरती, तो ये पलट जाएगी, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर था अब वो नीचे हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऊपर हो जाएगा, तो अब रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ने लगेगी, जिसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। मतलब अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा देश, ज़्यादा देश मौजूद है, हमारा इंडिया में। इसलिए यहाँ यहाँ पर जब धरती आएगी तो ठंडा आने लगता है हमारे देश में, और यहाँ पर जब रहती है तो गर्मी होने लगता है। और यहाँ पर इक्वेटर पर फिर आ जाएगा, रोशनी पड़ने लगेगा, इसलिए इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो 2 बार इक्वेटर पर रोशनी पड़ता है।
अब बात करते हैं, जब हमारा अर्थ जो है याद रखिएगा सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर रहता है, उसको एपीहिलियन कहते हैं और जब नज़दीक रहता है तो पास रहेगा तो पेरिहिलियन, पी से पास, पे से पेरिहिलियन कहते हैं। और जब हमारा मून अर्थ के नज़दीक होता है तो उसको पेरिजी कहते हैं, पेरिजी मतलब पास में तो पेरिजी और जब दूर रहता है तो एपीजी। और लास्ट टॉपिक समझते हैं इक्लिप्स, ग्रहण। ग्रहण को समझ लिया जाए। ग्रहण क्या होता है जी? इसमें सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये सन है, ये क्या है? सूर्य ग्रहण को समझते हैं। ये सन है, ये अर्थ है। तो जब सन और अर्थ के बीच में, जब सन और अर्थ के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें बताइए हमें मून दिखाई देगा कि नहीं? तो देखिए, मून तो ये आगे वाले पार्ट पर, इसमें क्या होगा बताइए? इसमें सूर्य का प्रकाश केवल मून के आगे वाले पार्ट पर पड़ेगा और जो हम पीछे मौजूद है वो पीछे पूरा हमारे मून अंधेरा, एकदम अनहरी अंधेरा दिखाई देगा। तो इसमें हमें मून दिखाई नहीं देता है। इसी दिन अमावस्या होता है। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में, उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं और इस दिन फुल मून पूर्णिमा होता है। अब बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स क्या होता है? तो आपने देखा होगा समुद्र में पानी का अप एंड डाउन होना टाइड कहलाता है। लहर आता है ना, उसकी को ज्वार कहते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। क्यों होता है अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, तो ये क्या करेगा? मून अर्थ को इस तरफ खींचेगा। तो जब इस तरफ खींचेगा तो इसका पानी जो है वो इस तरफ खींचा कराएगा और इधर अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा जैसा कि आप जानते हैं। तो ये इधर इधर पानी को खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा? हाई टाइड आएगा और यहाँ का पानी क्या होगा? कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लो टाइड आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपका। अब जो एमसीक्यू है इसका तैयार कर रहे हैं, कल तक एमसीक्यू इसका आ जाएगा। थैंक यू।